चलिए शुरू करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूनिट नंबर 3 चल रहा है और यूनिट नंबर 3 में चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने खत्म किया था इससे पहले के लेक्चर में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमारा है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। जी हाँ, एंटी हाइपरलिपिडेमिक आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में जब लिपिड बैड लिपिड्स यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, VLDL, LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है तो हम दवाएं देते हैं इसको खत्म करने के लिए, जो कि स्टैटिन्स होते हैं, एट्रोवास्टैटिन और स्टैटिन है ना। काफी स्टैटिन हमने पढ़े हैं और काफी चीजें इसकी पढ़ी है। और सबसे खास बात यह है कि इस चैप्टर में मेडिसिनल में ना कोई सार है ना कोई सिंथेसिस है। तो बचा ही क्या यार, आपको बताया था कि मेडिसिनल कोलॉजी में फर्क क्या होता है। सब कुछ सेम होता है, क्लासिफिकेशन भी लगभग सेम है, उसमें स्ट्रक्चर बनाना होता है थोड़ा सा, मोड ऑफ एक्शन सेम है, फार्माकोलॉजी सेम है, इंट्रोडक्शन सेम है, बस सार और सिंथेसिस एक्स्ट्रा पढ़ना होता है जो कि इस यूनिट में नहीं है, तो इसको हम स्किप करेंगे। यूनिट नंबर चैप्टर 2 आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसे फार्माकोलॉजी में जो आपका है, जो मैंने पढ़ाया है, सेम वही कॉपी आप कर सकते हैं या उसी से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें सार सिंथेसिस नहीं है। हाँ, बस एक काम कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन में आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं केमिस्ट्री का, गूगल पे करके या बुक की हेल्प लेके, बस ये करना है। तो चैप्टर 2 स्किप, चैप्टर 2 खत्म, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर 3 यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मैंने वहां पे भी डिप्लोमा वाला पढ़ाया था। तो यहाँ वाला जो लेक्चर है आप इसको कोलॉजी में इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। दिस इज कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो कोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट चैप्टर क्या है, इसको जानने से पहले हमको जानना होगा कि कोगुलेशन क्या होता है। व्हाट इज द कोगुलेशन? सबसे पहले हमको ये जानना होगा व्हाट इज द कोगुलेशन। तो देखिए, आपको पता है कि हमारे शरीर में खून है ना, और खून ना होता तो धर्मेंद्र कैसे बोलते कुत्ते में तरह खून भी जाऊंगा, है ना। तो इसमें तो खून है, और कितना खून होता है लगभग हमारे शरीर में 5.5 से 6 लीटर के आसपास। मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि ज्यादा ब्लड किसमें होता है, मेल में कि फीमेल में, और क्यों। ठीक है, ये आपको बताना है, बाकी जवाब आपको पता ही होगा। तो कोगुलेशन में क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड लगातार फ्लो करता रहता है। देखिए, अगर ब्लड हमारे शरीर में सिर्फ भरा नहीं रहता कि जैसा है भरा है, वो लगातार फ्लो करता रहता है। जैसे नदी में पानी बहता रहता है, झरने और तालाब में पानी रुका रहता है, तो हमारी बॉडी में नदी की तरह लगातार खून बहता रहता है और उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है खून, क्योंकि ब्लड के द्वारा से ही हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और मेडिसिन यानी सभी बॉडी के अलग अलग पार्ट में सप्लाई कौन करता है, ब्लड। अब अगर मान लीजिए कि कहीं कोई चोट लग जाए, कहीं कोई इंजरी हो जाए, कहीं कोई घाव लग जाए, कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंट हो जाए, कोई कट लग जाए, या बहुत लड़ाई किए रात को तो जानू हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे और तुम काट लिए, इस केस में क्या होता है कि हमारे शरीर से लगातार खून बहने लगता है। और उस केस में क्या होता है कि आपको जरूरत होता है कि खून वो रुके, क्योंकि ब्लड अगर बहता रह गया और आपका ब्लड नहीं रुका तो इस केस में आपकी बॉडी से जब काफी वॉल्यूम ब्लड का लॉस हो जाएगा तो आपकी जान भी जा सकती है। तो परमपिता परमेश्वर को, खुदा को, भगवान को पता था कि जब हम शरीर बनाएंगे आदमी जाके बाद में कहेगा ही जानू वाला क्यों काट लेगा, तो उन्होंने एक सिस्टम पहले से ही बना के रखा है कि हो सकता है कि उसको पहुंचने में देर हो जाए, काटने के बाद, गड़ने के बाद, एक्सीडेंट के बाद उसको डॉक्टर के पास पहुंचने में देर हो जाए, और खून बहना बंद होना ज्यादा जरूरी है ट्रीटमेंट से ज्यादा, क्योंकि जान बचती है। तो उन्होंने कहा कि तुम रहें तो मैं ही कुछ ऐसा सिस्टम करता हूं कि शरीर में ऑटोमेटिक हमारा जो ब्लड है वो बहना बंद हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। कि जब किसी ट्रॉमा, किसी इंजरी, किसी दिक्कत के बाद ब्लड का बहना रुक जाए, द फ्लो ऑफ ब्लड इज स्टॉप, दिस इज कॉल्ड कोगुलेशन। तो कोगुलेशन क्या होता है समझाइए, इसको ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से लोग हेल्प करते हैं, तो कैसे परमपिता परमेश्वर, कैसा ईश्वर, कैसे खुदा वाहिगुरु, कैसे हमारे शरीर में ये ब्लड क्लॉटिंग को स्टॉप करते हैं। उसमें कुल 4 मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म नंबर 1 वैस्कुलर मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नंबर 2 प्लेटलेट फैक्टर्स, मैकेनिज्म नंबर 3 प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर, एंड नंबर 4 इज थैलेमोनेटिक मैकेनिज्म। तो पहली हेडिंग डालेंगे आप कोगुलेशन। तो कोगुलेशन में क्या लिखेंगे, आफ्टर कट, इंजरी और एनी ट्रॉमा the flow of blood is the blood is passes out from the body, comes out from the body, and to stop the blood flow is called blood clotting or coagulation. ठीक है, अगली हेडिंग है ब्लड कोगुलेंट्स। देयर आर बेसिकली 4 mechanisms involved in our body to stop the blood flow या to coagulation। 4 मैकेनिज्म को बारी बारी से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, मन से समझेंगे, हम समझ में आ जाएगा। पहला मैकेनिज्म है वैस्कुलर मैकेनिज्म। तो डालिए पहली हेडिंग दोस्तों, वैस्कुलर मैकेनिज्म। कैसे लिखना है वैस्कुलर मैकेनिज्म, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड वेसल है,
ठीक है, आप इस तरह से समझिए, ये हमारा ब्लड वेसल है और ये ब्लड लगातार इसमें से ब्लड वेसल से लगातार ब्लड फ्लो कर रहा है। नीचे हमारा जो लेयर होता है उसको एंडोथेलियम लेयर कहते हैं। ये तो बच्चे को पता है और आपके बच्चे को भी पता है, ठीक है। तो ये एंडोथेलियम होता है जो लास्ट लेयर। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल हमारा बीच से किसी कारण से कट गया, यहां से रैप्चर हो गया, फट गया और यहां से ब्लड बाहर आना शुरू हो गया। मान लीजिए बीच में कहीं से कट गया, है ना, वो समझ रहे हो कंडीशन, पता है ना, हाँ करना नहीं, ठीक है। तो वो कट गया, तो अब उस केस में क्या है, जब ब्लड वेसल कटा या कोई भी इंजरी हुआ तो खून बहने लगा। तो पहला मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वैस्कुलर मैकेनिज्म। वैस्कुलर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड वेसल का एंडोथेलियम है, वो एंडोथेलियम क्या होता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसको कहते हैं एंडोथेलियम फैक्टर। क्या कहते हैं, एंडोथेलियम फैक्टर। और ये एंडोथेलियम फैक्टर क्या करेगा, तुरंत कॉज करेगा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कॉज करेगा दोस्तों, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो जो ब्लड वेसल की चौड़ाई पहले इतनी थी वो आपस में सिकुड़ के ब्लड वेसल जो होगा वो नैरो हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। यानी जो मोटी पाइप थी वो सिकुड़ के पतली हो जाएगी, और जब सिकुड़ के पतली हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो भी घटेगा, ब्लड का ट्रांसफर भी घटेगा। यानी ऑटोमेटिक पहला मैकेनिज्म काम करता है जो ब्लड वेसल के साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, सिकोड़ देता है या एकदम बंद कर देता है ताकि ब्लड का वहां पे बहना बंद हो जाए। ये पहली मैकेनिज्म है वैस्कुलर मैकेनिज्म। ओके, इसमें हम क्या लिखेंगे कि when any cut or injuries occurs in our blood vessels, then the endothelium layer of the blood vessel release endothelium factor, and this endothelium factor causes vasoconstriction, so the lumen size of blood vessel is reduced, and after constriction the blood flow is reduced, and it helps in the provision, it helps in the stop of blood flow को रोकने में ये हेल्पफुल है। ये पहला फैक्टर होता है, कष्ट देना, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा प्लेटलेट फैक्टर की बात करेंगे कि प्लेटलेट कैसे काम करते हैं। तो आपको पता है ना, आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो तीन तरह के होते हैं दोस्तों। तो उन तीन तरह में पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो दूसरा मैकेनिज्म है प्लेटलेट फैक्टर्स। आप डालेंगे हेडिंग प्लेटलेट फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई ब्लड वेसल है और इसमें ब्लड में हमारे हर तरह के ब्लड सेल्स जो होते हैं वो दोस्तों फ्लो करते रहते हैं। उस ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, कुछ आरबीसी हैं, कुछ डब्ल्यूबीसी हैं, कुछ प्लेटलेट्स हैं, वो लगातार इसमें फ्लो करते हैं। अब माना कि हमारे इस एरिया में हो गई इंजरी, यानी इस एरिया में हमारी क्या हो गई, इंजरी हो गया, घाव कट गया। अब यहां से ब्लड बाहर निकलेगा और ब्लड फ्लो होना शुरू। ब्लड फ्लो कैसे रुकेगा, दूसरे फैक्टर से, प्लेटलेट फैक्टर से। अब क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इस केस में जैसे ही वो आपस में एग्रीगेट होना शुरू हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये सारे प्लेटलेट्स अलग अलग बह रहे हैं और जैसे ही कोई मैटर हुआ ये सारे आपस में एक दूसरे के करीब आकर के इकट्ठा होकर लंब बना लेते हैं, एक गुच्छा बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं इसको, एग्रीगेशन। इसको इस तरह समझिए, जैसे मान लीजिए घर में 10-12 भाई हैं किसी घर में और उसमें हो क्या रहा है कि भैया सब अलग अलग है, घूम रहे हैं, अलग टहल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे किसी घर में किसी एक भाई को किसी ने अटैक किया, ऑटोमेटिक सारे क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप लोग हॉस्टल में रहे होंगे, जानते होंगे, आपके सारे 10-12 दोस्त हैं, कोई एक बाहर फुल्की खाने गया, वहां किसी से बातचीत हो गई, लड़ाई हो गई, तुरंत फोन किया, चला यहाँ पे बताइए, और फिर तुरंत सारे दोस्त इकट्ठा हो जाते हैं और झुंड बना के लड़ाई झगड़ा शुरू। तो बस यही काम है। जैसे यहाँ पे कट बाउंड होता है, सारे प्लेटलेट्स आपस में इकट्ठा होके प्लेटलेट एग्रीगेशन करते हैं, और जब प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है तो जहां पे घाव होता है उस एरिया को पूरी तरह से सील्ड कर देते हैं। सील्ड मतलब क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। और जब पूरी तरह से सील्ड कर देंगे, ढक देंगे, घाव भर जाएगा तो ब्लड का बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इजी है। तो ये दूसरा सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, इसे कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर्स। तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं कि देयर आर व्हेन इन द ब्लड वेसल्स platelets also flow with the RBC and WBC and other blood cells. ठीक है, when any cut or injury occurs in the blood vessels, then all the platelets get aggregated, and after aggregated they seal the blood vessel and stop the blood flow. ये दूसरा मैकेनिज्म था फ्रेंड। अब हम बात करेंगे तीसरा फैक्टर, अगली हेडिंग इसकी है प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर। देखिए प्लाज्मा में हमारे
बेसिकली ब्लड फ्लो को स्टॉप करने के लिए, कोगुलेशन करने के लिए नेचुरली दो तरह के फैक्टर पाए जाते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है फ्रेंड, एक होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, एक बाहरी और एक आंतरिक, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हमारे फैक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक 13 होते हैं, 1 2 से लेकर रोमन में 13 तक, और ये हमारे इंट्रिंसिक 3 होते हैं, यानी कुल 13 3 16 फैक्टर्स होते हैं। ये 16 फैक्टर्स, सबसे पहले तो आपको इन सारे 16 फैक्टर्स का नाम याद करना है, और मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा है, उस टेबल पे आपके 16 फैक्टर के नाम लिखे हैं, उसके क्या, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है ये लिखा हुआ है। तो कॉपी में आपको टेबल बनाना, और जीपैट से कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इस फैक्टर का नाम क्या है, क्या मॉलिक्यूलर वेट है, तो आपके सामने स्क्रीन पे है। आप सारे 16 फैक्टर्स के बारे में सबसे पहले आप स्क्रीन लिख दो, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर पे। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जो हमारे कुल 13 फैक्टर हैं, उनके भी कुछ सीक्वेंस होते हैं जो प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेट करते हैं, क्या करते हैं। तो हम बात करते हैं बेसिकली इंट्रिंसिक फैक्टर की। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारे बॉडी में एक्सट्रिंसिक फैक्टर एक्टिवेट होते हैं, जब भी क्लॉटिंग होता है तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बाद जब इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे काम करता है, तो पहले एक्सट्रिंसिक फैक्टर का पूरा डायग्राम देख लीजिए कैसे कैसे एक्टिवेट होता है, मैं दोनों साथ में दिखाऊंगा अभी। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारे बॉडी में प्लाज्मिनोजेन है, ये प्लाज्मिनोजेन, ठीक है, प्लाज्मिनोजेन इस फैक्टर से कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मिन में। कब एक्टिव होंगे प्लाज्मिन में, जब ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर में प्लाज्मिनोजेन बनेगा किसमें, प्लाज्मिन में, जब एक्सट्रिंसिक फैक्टर इसको एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही प्लाज्मिन बनेगा, हमारे ब्लड में पाए जाते हैं फाइब्रिनोजेन, और ये फाइब्रिनोजेन बदल जाएंगे किसमें, फाइब्रिन। किसमें बदल जाएंगे, फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजेन थोड़े से मोटे मोटे धागे होते हैं, और फाइब्रिन क्या होते हैं, थोड़े से पतले पतले धागे होते हैं। और ये फाइब्रिन क्या करेंगे, जैसे आपने कभी सिलाई देखी कपड़ों की, ऐसे ऐसे सिलाई होती है ना, पतले पतले महीन धागे होते हैं, उसी तरह से सारे फाइब्रिन उस घाव के ऊपर जाके महीन महीन सी तुरपाई कर देंगे धागों की, और पूरा सिलाई कर देंगे कतरे की तरह, और पूरा का पूरा एरिया हमारा जो पीछे वाला जो घाव वाला एरिया है उसके ऊपर सिलाई हो जाएगी, और वो पूरी तरह से ढक जाएगा। तो ये हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे काम करता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपके सामने स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक्सट्रिंसिक फैक्टर सारे के सारे 13 कैसे कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, और फिर इंट्रिंसिक कैसे एक्टिवेट होता है। आप वो वाला स्ट्रक्चर देख के पूरी मैकेनिज्म वहां से बना सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन में दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी जो प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर पर मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक। तो उसमें क्या लिखेंगे सबसे पहले कि इन द प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट, extrinsic factor and intrinsic factor. Extrinsic factor contains 30 factor and intrinsic factor contains 3. When extrinsic factor is activated, then they activate the plasminogen. Plasminogen is converted into the plasmin, and this plasmin converts the fibrinogen into fibrin, and this fibrin makes a thread-like structure, and the when the clot and when the wound and the bleeding is stopped. ठीक है, ये एक सिंपल सा फ्रेंड स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर, इसका भी आपने देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे चौथे फैक्टर की, जो कि एक और इम्पोर्टेंट है, और चौथे फैक्टर का काम बाकी 3 फैक्टर से अलग है। चौथे फैक्टर की डालिए हेडिंग, जो है फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म। समझिए, आपने देखा कि जो पहला, दूसरा और तीसरा मैकेनिज्म था, तीनों ने क्या किया, तीनों ने ब्लड के फ्लो को स्टॉप किया, कैसे, क्लॉटिंग करके। चौथा वाला फैक्टर जो फाइब्रिनोलाइटिक फैक्टर है मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा अलग काम करता है। कैसे अलग काम करता है समझिए, ये क्या करता है कि ये हमारे बॉडी में जो फाइब्रिनोलाइटिक है, ये फाइब्रिन्स को ब्रेक करेगा। फाइब्रिन्स होते हैं वो ब्रेक करेंगे, और जब फाइब्रिन्स ब्रेक होते हैं तो फ्रेंड क्या होता है, जो ब्लड है, पहले ब्लड पतला होता है, और जैसे ही ये मैकेनिज्म काम करती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, यानी ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। यानी पहले ब्लड पानी की तरह बहता है, और फिर धीरे धीरे वो सेमी सॉलिड यानी कि जेल की तरह, जैसे आपने वैसलीन देखा है, कुछ देखा है, यानी जो आप देखा जाएगा वो सिंपल से लिक्विड से क्या बन जाएगा, जेल, यानी खून हो जाएगा उस एरिया में गाढ़ा। और जब खून इस एरिया में गाढ़ा हो जाएगा, आपको पता है जितनी तेजी से पानी बहता है दोस्त, जेल उतनी तेजी से नहीं बहता है। तो क्या करेगा ये फैक्टर, क्या करेगा, बेसिकली ब्लड के फ्लो को स्टॉप करेगा। इन तीनों ने क्या किया, ब्लड की क्लॉट किया, ये क्या करेगा, ब्लड के फ्लो को धीरे कर देगा, ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा करके। तो ये चौथा फैक्टर है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रिनोलाइटिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे, तो अब हमारा इसमें क्या लिखेंगे, इन दिस मैकेनिज्म बेसिकली इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल 3 फैक्टर्स, they basically stop the blood flow by increasing the viscosity of the
ब्लड। बस इसका इतना ही लिख देंगे, हमारे लिए काफी है। तो फ्रेंड ये था हमारा कोगुलेशन क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे एंटी कोगुलेंट ड्रग के बारे में। ये ऐसे ऐसे कौन से ड्रग हैं जो कोगुलेशन को रोकते हैं और क्यों जरूरी है कोगुलेशन को रोकना, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं फिर से।